हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं जो सब्जेक्ट लेके आया हूं वो इलेक्ट्रीशियन का है। और आईटीआई एनसीवीटी 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था फर्स्ट ईयर के लिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट ईयर के लिए था, बट ये आज के दिन में ये दोनों के लिए, दोनों ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, दोनों यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कोरोना काल में कई कई सारे एग्जाम नहीं हो पाए। तो अभी जो आईटीआई का एग्जाम होने वाला है तो उसमें हो सकता है कुछ फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन भी रहें। तो इसलिए सेकेंड ईयर वालों के लिए क्वेश्चन पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो आईटीआई एनसीवीटी 2019 का जो क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में जो आया हुआ था, वो आज मैं क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कराऊंगा आप लोग के सामने। 50 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सामने आएंगे और वन बाई वन उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पर ज़्यादा फोकस करूंगा, और जो कॉमन क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा कम समय दे पाऊँ। तो जल्दी से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपने आज के सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो आईटीआई एनसीवीटी 2019 में जो पेपर आया हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पेपर हम लोग के बीच में आया था। ओके, वेरी गुड। चलिए देखिए, लिखा हुआ है हमारे देश में मानक ऊर्जा आपूर्ति आवृत्ति होती है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यदि इस पर हम जाएं कि हमारे देश में मानक ऊर्जा आपूर्ति कौन सी होती है, कितनी होती है, तो यदि जो करेक्ट इसका राइट आंसर होगा इसका होगा बी हर्ट्स होगा। ओके, ऑप्शन में अदर भी दिए गए 25, 60, 100 दिया गया है। बड़े कॉमन क्वेश्चन है। हमारे देश में मानक ऊर्जा आपूर्ति जो होती है, आवृत्ति की आपूर्ति होती है, वो कितनी होती है? 50 हर्ट्स। ओके, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं हम लोग कि जो 30 लिखा हुआ है, जब 30 वोल्ट डीसी को लगाया गया है, मैंने जब 30 वोल्ट डीसी को लगाया जाए तो कॉइल द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा कितनी हो जाती है? 300 वाट हो जाती है। और जब 30 वोल्ट एसी लगाया जाता है तो ऊर्जा कितनी होती है? 108 वाट हो जाती है। इस स्थिति में कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा? यानी हमको रिएक्टेंस जानना है। आपको पता होगा रिएक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। यदि जो बच्चे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x इक्वल टू रूट में होता है जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो ये रिएक्टेंस का फॉर्मूला है, तो हमको जेड भी पता करना होगा। ओके, और हमको आर भी पता करना होगा। हमें जेड और आर की वैल्यू यदि पता कर लें तो हम लोग आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देख पा रहे हो जेड इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल वे से बता दूं बेटा। जेड इक्वल टू होता है आपका वी अपॉन आई। ओके, जेड इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई। वी आपको पता कितना है मैं आप लोगों को बता दूंगा, और आई भी बता दूं कितना होता है। ओके, तो जो इससे पहले हमको क्या पता करना होगा? हमको आर पता करना होगा। यदि हम इसके पहले आर हम जान जाए, आर हमारा कितना होगा, तो आर बता दूंगा आपका क्या होगा कि 30। अब क्या होगा? 30 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप लोगों को? 30 मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। ओके, वेरी गुड। जिनको फॉर्मूला पता तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, और 300 क्या कहते हैं डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? हमारा 3 ओम निकल आएगा। हमारा ओम कितना निकल आएगा? 3 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस क्या निकल आएगा? आर निकल आएगा। ठीक है ना? आर की वैल्यू पता है आपको वी इक्वल टू आई आर होता है। वी इक्वल टू आई आर होता है। हमें आई यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे तो आई की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 6। आई की वैल्यू कितनी निकलेगी? 6 निकल आएगी। आई की वैल्यू कितनी निकलेगी? 6 एम्पियर। ठीक है ना? अब जेड इक्वल टू पता वी अपॉन आई होता है, तो वी पता आपको 30 है और आई पता है 6 है, तो जेड की वैल्यू कितनी निकल आएगी बेटा आपकी? जेड की वैल्यू निकल आएगी आपकी 5। ओके, 5 निकल आएगी। जेड की वैल्यू पता चल गई है। आर की वैल्यू पता ही आपको कितनी हो गई है? 3 ओम। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? एक्स निकाल लेंगे। ठीक है ना? यानी जो फॉर्मूला मैं फिर से बता दूं क्या होता है फॉर्मूला रिएक्टेंस का। एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना? आर जेड आप पता ही है कैसे निकाल लिया? वी अपॉन आई करके निकाल लिया। और आई कहाँ से निकाला? वी इक्वल टू आई आर से निकाला है। और आर कहाँ से निकाला? आपको फॉर्मूला पता है 30 × 30 जो वैल्यू निकल के आ रही है अपॉन हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 300 हो जाएगा। तो हमारा कितनी वैल्यू 3 निकल आएगी। ओके, वेरी गुड। तो मैं जो मेरी बात को समझ गया हूँ अच्छी बात है। जो नहीं समझ पाए तो आप लोग करेंगे क्या कि इसको क्वेश्चन पेपर को, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। जो मैंने फॉर्मूला बताया उस पर लेके जाएंगे। बट इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? बी निकल के आएगा। यानी जो राइट आंसर क्या होगा बेटा? बी होगा, यानी 4 ओम होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 फेज सर्किट के लिए पावर का क्या फॉर्मूला होता है? यानी जो 3 फेज सर्किट है उसमें पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मुझे बताना है क्या होता है। हम जानते हैं 3 फेज सर्किट के पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में 3 और वी एल आई एल और कॉस फाई। ठीक है ना? ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमें देख पा रहे हैं इसकी बाकी राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। 2 में से 1 वाट मीटर को संतुलित 3 फेज वाले लोड में ऊर्जा को मापने के लिए जोड़ा गया है। यह उस स्थिति में परिणाम शून्य दर्शाता है जब लोड पी एफ कितना होगा? बताना है हमको लोड कितना होगा। ओके, वेरी गुड। तो देख पा रहे होंगे कि इसका जो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? सी राइट आंसर होगा, 0.5। कितना होगा बेटा? 0.5 इसका राइट आंसर होगा। 0.5 यानी सी राइट आंसर होगा। यानी कि परिणाम शून्य दर्शाएगा तब जब लोड 0.5 यानी हाफ हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, वेरी गुड।
क्वेश्चन फिफ्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देख पा रहे हो, क्वेश्चन फिफ्थ में 3 एक समान इंडक्टिव कॉइल जिनका प्रतिरोध 20 ओम है और रिएक्टेंस 30 ओम है, इन्हें एक जाली जिसमें 3 फेज या 400 वोल्ट की सप्लाई है से जोड़ा जाता है। तो फेज करंट ज्ञात करना है, यानी हमको फेज करंट ज्ञात करना है। आपको पता है कि यदि हम लोग क्या करेंगे, यदि हमको क्या दिया गया, प्रतिरोध आर दिया गया है और एक्स दिया गया है, हमें आर और एक्स दिया गया है, यानी कि हमें जेड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जेड निकालने क्या होगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी पर हमें वैल्यू रख देना है। हमें आर पता कितना हमारा है, आर हमारा 400 है, आर हमारा 400, हमें एक्स निकालना है। तो आप जानते हैं एक्स हमारा कितना हो जाएगा, हमारा एक्स हमारा 30 दिया गया है, एक्स हमारा 30 दिया गया है और आर कितना दिया गया, 20 दिया गया है। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा जेड निकल आएगा, ठीक है ना। और ये जेड जब जैसे ही निकल आएगा तो हमें फेज करंट निकालना, क्या निकालना, फेज करंट। तो जो फेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, फेज करंट का फॉर्मूला होता है, फेज करंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है अपना, V अपॉन जेड, ठीक है ना। तो वोल्ट हमको पता है 400 है, ओके, और जेड हमको पता है कितना 36 निकल के आएगा, और 36 निकल आएगा तो राइट आंसर कितना होगा, 111, ठीक है। तो क्या हो जाए राइट आंसर होगा 11.1, यानी ए आंसर हो जाए। फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ए पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 3 डेल्टा कनेक्टेड इम्पीडेंस जेड इक्वल टू 30 + 40 जे ओम है, प्रति फेज को 398.36 वोल्ट 3 फेज सप्लाई के समानांतर जोड़ा जाता है, तो ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। हमें यानी ऊर्जा का मान निकालना है, हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। हमको वैल्यू दे दी गई है, हमें जो इम्पीडेंस दिया गया है, यानी कि जो जेड दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30 + 40 जे, ठीक है ना, 30 + 40 जे ओम दिया गया है, और हमको फेज भी दे दिया गया है। हमें 3 फेज सप्लाई के समानांतर जोड़ना है, तो ऊर्जा का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो हमको जेड की वैल्यू दे दी गई है, हमें वोल्ट भी दे दिया गया है, ठीक है ना। जो फेज वाला दे दिया गया है कि 398 है, ठीक है। तो हमें जेड निकाल लेंगे। जेड कितना होता है बेटा, आपको बता दूं मैं, क्या करेंगे हम, क्या जेड को निकालना हो, क्या करेंगे, ये 30 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 30 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 40 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या निकल आएगा, हमें वैल्यू निकल आएगी, जेड की वैल्यू निकल आएगी। तो जेड की वैल्यू कितनी निकलेगी, 50 निकल आएगी। जेड की वैल्यू कितनी निकलेगी, 50 निकल आएगी। और 50 भी क्या करेंगे, आई इक्वल टू क्या हमारा होगा, V अपॉन जेड, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हमें आई की वैल्यू निकल आएगी, आई की वैल्यू होती है 1 पॉइंट कितनी निकलेगी, 7.9 निकलेगी। आपको वोल्ट पता है कितना है, 398 है, और जेड की वैल्यू पता है 50 है, ठीक है। तो हमें आई निकल आएगा, और जब आई निकल आएगा, जब आई हमारा IP होगा, आई थी आई फेस करंट होगी, और हमें IL निकालना है, ठीक है ना, I और L निकालना है। IL निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा रूट, हम बता दें फिर से, हमको फॉर्मूला बता देते हैं यहाँ पर, IL निकालना, तो हमारा रूट फॉर्मूला क्या होगा, रूट हमारा फॉर्मूला होगा 3 और IP, ठीक है ना। IP हमारा निकल आया था, IP हमारा कितना निकला था, हमारा बता दूँ 7.96, और ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमारा जो राइट आंसर क्या निकलेगा, 13.79, ठीक है। देख पा रहे हो उसकी बस 13.79 कहाँ पर हमारा है। तो ये हमारा क्या निकला, हमारा IL निकला है, हमें क्या निकला है, ये हमारा अभी IP निकला था, फिर हमें क्या निकला, IL निकला, ठीक है ना। अब ये दो जब ये दोनों चीज़ निकल आएंगी तो हम लोग क्या निकालेंगे, फेज का एंगल निकालेंगे, कितना फेज का एंगल निकालेंगे। फेज का एंगल जानते हैं क्या होता है, 10 क्या होता है, 10 इनवर्स में होता है आपका XP अपॉन क्या होता है, RP, XP अपॉन RP होता है। XP अपॉन RP करेंगे तो हमें फेस करंट की जो कोड होगा हमें निकल आएगा हमें निकलेगा 53.13 निकलेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम जब एंगल निकाल लेंगे, हम लोग इसको प्रॉपर निकाल लेंगे, 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 वैल्यू निकलेगी 0.6, ठीक है ना। अब जब 0.6 निकलेगी तो आपको पता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, रूट में 3 होता है हमारा, ठीक, रूट में 3 होता है, VL IL, और क्या होता है cos 5 में रख देंगे मान, तो इसका हमें P की वैल्यू निकल आएगी। ये पूछा रहा है 5712, यानी 5712 राइट आंसर क्या होगा, C होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था और इंपॉर्टेंट भी था, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोग कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा, C। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है, यानी जो निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं, आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, थ्रेड। थ्रेड क्या होता है, रिवेट का मुख्य भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। वह मात्रा जिसमें दो जुड़ी हुई रॉड को एक साथ निकाला जाता है वह कहलाती है, यानी वह मात्रा जिसमें 2 जुड़ी हुई रॉड को एक साथ निकाला जाता है वह क्या कहलाती है, वह ड्रॉ कहलाती है, उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉ बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रिलिंग और पंचिंग में कौन सा सस्ता होता है, यानी ड्रिलिंग और पंचिंग जब करते हैं तो उसमें कौन सस्ता उपकरण, कौन सस्ती विधि होती है, क्या होती है, पंचिंग हमारी क्या होती है, बहुत सस्ती विधि होती है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। केबल में इनमें से किस इंसुलेशन का प्रयोग में लाया जाता है, यानी केबल में इनमें से किस इंसुलेशन का प्रयोग लाया जाता है। ऑप्शन देख पा रहे हो,
वर्निश किया गया कैम्ब्रिक या रबर या पेपर या उपरोक्त में कोई नहीं। तो देख पा रहेंगे इसमें भी कोई नहीं है क्योंकि इंसुलेशन का प्रयोग कोई नहीं लाया जाता है। इस राइट आंसर क्या होगा, इनका डी होगा। तो डी में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एम्पायर टेप क्या है, एम्पायर टेप क्या है, पूछ रहे हैं एम्पायर टेप क्या है, वर्निस कैम्ब्रिक है या और में और ऑप्शन दिए गए हैं। बट जो राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या मैं जल्दी से कराना चाहता हूँ क्योंकि पेपर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत 50 क्वेश्चन कराने हैं। तो वर्निस कैम्ब्रिक इसका राइट आंसर होगा। 11 का ए राइट आंसर वर्निस कैम्ब्रिक होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करते हैं, प्रेशर केबल सामान्यतः किस मान के ऊपर प्रयोग में लाई जाती है, यानी जो प्रेशर केबल है सामान्यतः किस मान के ऊपर प्रयोग में नहीं की जाती है, नहीं किया मतलब किस प्रेशर के ऊपर नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो निकल के आ रहा है वो क्या होगा, 66 किलो वोल्ट। क्या 66 किलो वोल्ट। ओके, राइट आंसर क्या होगा, 66। ओके, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं, केबल के लिए कंडक्टेंस की तरह कॉपर प्रयोग में लाया जाता है, यानी केबल के लिए कंडक्शन होता है की तरह कॉपर का प्रयोग में होता है, किस ने कॉपर का प्रयोग होता है, कि किस तरह प्रयोग करते हैं हम देख पा रहे हो स्क्रीन पर, देख पा रहे हो स्क्रीन पर। हमें राइट आंसर क्या होगा हमारा ए, एनिल्ड के रूप में, किसमें होता है, एनिल्ड के रूप में, ठीक है ना। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 14 की, एक केबल के खराब होने का वोल्टेज किस पर निर्भर होता है, यानी जब केबल खराब हो जाती है तो खराब होने का वोल्टेज किस पर निर्भर करता है। तो मैं राइट आंसर बताऊंगा, नमी के दाब पर भी डिपेंड करता है और कार्य के तापमान पर भी करता है, वोल्टेज को लागू करने पर करता है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन 15 बात करते हैं, केबल का सर्ज प्रतिरोध कितना होता है, केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है, मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, केबल का सर्ज प्रतिरोध होता है 50 ओम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, 50 ओम होता है। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन 16, निम्न तनन की केबल समानता किस मान तक उपयोग में लाई जाती है, निम्न तनन की केबल, निम्न तनन का तो टेंशन होता है, निम्न तनन की केबल समानता किस मान तक उपयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो निकल के आ रहा है वो क्या होगा, डी। ओके, वेरी गुड। तो डी पर हम लोग क्लिक करें, आगे बढ़ेंगे। 1000 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक कंपाउंड के भीतर विद्युत ऊर्जा हस्तांतरित करके रासायनिक अपघटन को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी एक कंपाउंड के भीतर विद्युत ऊर्जा हस्तांतरित करके रासायनिक अपघटन को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देख पा रहे हो इसके राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ए पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायी होती है, यानी घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊष्मा प्रभाव, ठीक है ना। क्या राइट आंसर होगा, ऊष्मा प्रभाव इसका राइट आंसर होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत ऊर्जा का खराब कंडक्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का खराब कंडक्टर है। तो उसका राइट आंसर जो निकल के आने वाला है वो क्या होगा, ए होगा, आसुत जल। आसुत जल इसका राइट आंसर होगा, यानी खराब कंडक्टर होता है आसुत जल। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जब कॉपर सल्फेट के घोल में से विद्युत करंट को पास किया जाता है तब कॉपर का अपघटन से जुड़े इलेक्ट्रोड पर होता है, क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट के घोल में से विद्युत करंट को पास किया जाता है तब कॉपर का अपघटन से जुड़े इलेक्ट्रोड पर होता है, यानी बैटरी के धनात्मक या बैटरी के ऋणात्मक या किसी भी सिरे में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, बैटरी के ऋणात्मक सिरे पर। ओके, वेरी गुड, बैटरी के ऋणात्मक सिरे पर। क्वेश्चन नंबर 20 का बी आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, जब एक बल्ब के भीतर से विद्युत करंट को हस्तांतरित किया जाता है तब बल्ब क्यों प्रकाशित होता है, यानी जब एक बल्ब के भीतर से विद्युत करंट को हस्तांतरित किया जाता है तो बल्ब क्यों प्रकाशित होता है। इसको तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, करंट के ऊष्मा प्रभाव से क्या होता है, प्रकाशित होता है, यानी करंट के ऊष्मा प्रभाव से क्या होता है, प्रकाशित होता है। ओके, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, वायरिंग का प्रकार किस पर निर्भर करता है, जो वायरिंग होती है तो वो उसका प्रकार किस पर निर्भर करता है। तो वायरिंग का प्रकार होता है स्थान पर भी निर्भर करता है, स्थायित्व और मूल्य पर भी निर्भर करता है, सुरक्षा भी, यानी उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, फिल द ब्लैंक्स, प्रकार के बिजली के तारों में पोर्सिलेन क्लीट से क्या लिखा हुआ है, समर्थित पृथक केबल का उपयोग किया था, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि किस प्रकार के बिजली के तारों में पोर्सिलेन क्लीट से समर्थित पृथक केबल का उपयोग किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर जो निकल के आने वाला वो क्या है बेटा, सी। ओके, क्लीट, ठीक है, इसका राइट आंसर क्लीट प्रकार से, ठीक है ना। क्वेश्चन 24, टिक वुड पर टीआरएस केबल को ड्रॉ करने के लिए कौन सी वायरिंग का उपयोग किया जाता है, यानी टिक वुड पर टीआरएस केबल को ड्रॉ करने के लिए किस वायरिंग का उपयोग किया जाता है। ओके, इसका राइट आंसर जो क्या होगा, बैटन, ठीक है होगा, बैटन। ओके, बैटन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 बात करते हैं,
कार्डबोर्ड बॉक्स में लिंक क्लिप्स की दर फिल इन द ब्लैंक्स, लिंक क्लिप्स प्रति बॉक्स होती है, यानी कि कार्डबोर्ड बॉक्स में लिंक क्लिप्स की दर फिल इन द ब्लैंक्स लिंक क्लिप्स प्रति बॉक्स होती है। तो 25 का जो राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी। ओके, तो इसका 100, इसका क्या हो जाएगा, 100 लिंक क्लिप्स प्रति बॉक्स होती हैं, ठीक है ना। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट हैं, ठीक है ना, तो हमको पढ़ना ही चाहिए, हमको जानना बहुत जरूरी है। और कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इसमें दिमाग लगाना होता है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं तो हमको लर्न हमें वो के बारे में आना चाहिए, ठीक है। पीवीसी कंडक्टर जो कंड्यूट होता है उसमें कितने मीटर की लंबाई में उपलब्ध होते हैं, जो पीवीसी कंड्यूट होते हैं वो कितने मीटर की लंबाई में उपलब्ध होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 4 मीटर लंबाई में क्या होता है, उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कोल्ड बेडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग करके की जा सकती है, यानी कोल्ड बेडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग करके की जा सकती है। तो किसका उपयोग करके की जा सकती है, स्प्रिंग का उपयोग करके की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्प्रिंग। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, स्प्रिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 28, रसोई घर में 15 एम्पियर के कितने सॉकेट आउटलेट की आवश्यकता होती है, यानी रसोई घर में आप जानते होंगे कि रसोई घर में एक बहुत चीज़ की आवश्यकता होती है। तो 15 एम्पियर के कितने सॉकेट की आउटलेट की आवश्यकता होती है। तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी राइट आंसर होगा, यानी कि कम से कम दो आउटलेट, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। यदि हमारे पास दो 5 एम्पियर और 100 वॉट के सॉकेट हैं तो बिजली के सर्किट में कितना भार होगा, यानी कि यदि हमारे पास दो 5 एम्पियर के हैं और 100 वॉट के सॉकेट है तो उसके बिजली के सर्किट में कितना भार होगा। 29 का जो राइट आंसर होगा ए, यानी कितना राइट आंसर होगा, ए होगा। तो इसका राइट आंसर ए पर क्लिक करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। आप जानते होंगे इसके बारे में फॉर्मूला पता होगा आपके, इसको जानते होंगे, आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बात करते हैं। 4 मीटर इंटू 3 मीटर के आयताकार रूम में 50 लक्स के औसतन प्रदीपन को प्राप्त करने के लिए 300 ल्यूमेंस के कितने लैंप की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अब ये क्या है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप लोग कर पाएंगे। तो आपको पता है यदि लैंपों की आवश्यकता है तो लैंपों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, जो लैंपों की संख्या की निकालना है कि निकालना, तो फॉर्मूला क्या होगा बता दो बेटा। लैंपों की संख्या निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है कि प्रदीप्ति, ठीक है, प्रदीप्ति इंटू क्या हो जाएगा बेटा आपको, क्षेत्रफल, क्या होगा, क्षेत्रफल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, प्रदीप्ति फ्लक्स, यानी कि क्या होगा, प्रदीप्ति फ्लक्स होगा, प्रदीप्ति फ्लक्स, ठीक है। आप इस पर रखेंगे, आपका इसका राइट आंसर निकल आएगा। आपको पता है प्रदीप्ति फ्लक्स कितना है, 300 है। आपको पता है प्रदीप्ति कितनी है, 50 है। और आयताकार रूम है तो उसका जो एरिया कितना होगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो उसके क्या 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, आंसर कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं हम लोग। 60 एलईडी के विषय में ड्राइवर का क्या नाम होता है, यानी एलईडी के विषय में ड्राइवर का क्या नाम होता है। तो उसका राइट आंसर होगा एसी को डीसी में बदलना, ठीक है ना। एसी को डीसी में बदलना ही ड्राइवर का काम होता है। ड्राइवर का क्या काम होता है ये बताना, एसी को डीसी में बदलने का। क्वेश्चन नंबर 32, 60 कैंडल पावर के स्रोत के द्वारा कितने कुल फ्लक्स का उत्सर्जन होगा, यानी 60 कैंडल पावर के स्रोत के द्वारा कितने कुल फ्लक्स का उत्सर्जन होगा। तो 32 का जो राइट आंसर वो कैसे निकले मैं बता दूं आप लोग को। यदि हमें फ्लक्स बताना कितना हो जाएगा तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, ठीक है, और 3.14 कर दें, 4 पाई हो गया। और 4 पाई क्या हो जाएगा, ये 60 कैंडल है तो 60 कैंडल से हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई और ये क्या 60, तो ये कैंडल पावर है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या निकल आएगा, 754.2, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ए राइट आंसर होगा ल्यूमेंस में, ठीक है, और इसकी यूनिट होगी ल्यूमेंस में आएगी। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांसफर की कौन सी वाइंडिंग में घुमाव की संख्या ज़्यादातर होती है, यानी ट्रांसफर की कौन सी वाइंडिंग में घुमाव की संख्या ज़्यादातर होती है। 33 का राइट आंसर क्या होगा, बी हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, एक 25 किलो वोल्ट में 400 वोल्ट और कितना 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होगा, यानी कि 25 किलो वोल्ट में एम्पियर में 400 वोल्ट और 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है वो क्या होता है, V1/V2 होता है। क्या होता है, V1/V2 होता है। आपको पता है 200 हो जाएगा V1 और क्या हो जाएगा 400 क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.5। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, बी निकल आएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की।
35 की, एक पावर ट्रांसफॉर्मेशन में तेल का उपयोग ट्रांसफार्मर को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए किया जाता है, यानी 35 का जो राइट आंसर वो क्या होगा, ठंडा करने के लिए किया जाता है, ठंडा करने में किया जाता है। ओके वेरी गुड। 36, एक संतुलित 3 फेज लोड में न्यूट्रल में करंट क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा बेटा, 36 का जो राइट आंसर क्या होगा, सी। ओके, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। ओके वेरी गुड। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। केवीएल के अनुसार सभी आईआर ड्रॉप्स और नेटवर्क के किसी बंद लूप में ईएमएफ का बीजगणितीय जोड़ हमेशा क्या होता है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बेटा, ए होगा, शून्य होता है। क्या होता है, बीजगणितीय जो क्या होता है, शून्य होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके ओके। क्वेश्चन 38, ओम का नियम वोल्टेज करंट और किसके बीच के संबंध करता है, आपको पता है 38 का क्या राइट आंसर होगा, प्रतिरोध में करता है। ओके वेरी गुड। तो आर होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन 39, चेचिस ग्राउंड फिल इन द ब्लैंक्स अंतः शक्ति के लिए काल्पनिक होता है, क्या राइट होता है, 39 का राइट आंसर क्या होगा, निकल के आएगा ए, शून्य। क्या होगा, शून्य अंतः शक्ति के लिए काल्पनिक होता है। ओके, क्वेश्चन 40, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिल इन द ब्लैंक्स की इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिल इन द ब्लैंक्स की इकाई होती है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी की इकाई होती है। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन 41, एक सर्किट जिनमें 0.5 एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है और 100 एम्पियर के प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है, तो उसकी पावर रेटिंग कितनी होनी चाहिए, यानी पावर रेटिंग के बारे में पूछ रहे हैं। यानी 41 को हम लगाएंगे, क्या होगा, पावर रेटिंग बारे में बता दूं, पी इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर, पी इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है ना। आई पता है, आर पता है, आई पता है, आई पता है, आर पता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 25 वाट, 25 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 वाट हो जाएगा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। 42, विद्युत ऊर्जा को मापने की यूनिट होती है, जो विद्युत ऊर्जा है उसको मापने की क्या यूनिट होती है, आपको पता है, सी, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन 43, 5 घंटों में एक 200 वाट और 250 वोल्ट का लैंप कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, यानी 5 घंटे यदि कोई 200 वाट का लगा हुआ है और 250 वोल्ट का लैंप कितनी ऊर्जा खत्म करेगा। तो 43 का राइट आंसर हम किस प्रकार से निकालेंगे, देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो ऊर्जा होती है वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू पी इंटू क्या हो जाएगा, टी, पी इंटू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि पी की वैल्यू कितनी है, आपको पता है पी की वैल्यू कितनी दी गई, 200 वाट दी गई है। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 5 घंटे हैं, तो 5 में मल्टीप्लाई कर दें, टी इक्वल टू का तो 5 हो जाएगा। तो हमें जो भी निकलेगी वो वैल्यू 1 किलो वाट आवर निकलेगी, 1 किलो वाट आवर निकलेगी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट आवर। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, सी। ओके वेरी गुड। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन 44 की, इनमें से किस पदार्थ की प्रतिरोधक सबसे कम होती है। नहीं, 44 का क्या राइट आंसर होगा, डी होगा, यानी सिल्वर में प्रतिरोधक तक सबसे कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन 45, एक अच्छा कंडक्टर एक बुरे इंसुलेटर होता है, एक अच्छा कंडक्टर एक बुरा इंसुलेटर होता है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। 46, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो ओम मीटर राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 46 बात करते हैं, डीसी नेटवर्क के द्वारा स्थानांतरण की गई पावर अधिकतम कब होती है, यानी डीसी नेटवर्क के द्वारा स्थानांतरण की गई पावर अधिकतम कब होती है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब होती है, मैं बता दूं हम लोग को किस प्रकार से होती है, यानी आर एल इक्वल टू आर टी एच इक्वल टू आर एन, ठीक है ना। तो 47 का राइट आंसर का सी हो जाएगा। 48 की बात करते हैं, आर ओम वैल्यू वाले प्रत्येक रेजिस्टेंस एक डेल्टा से जुड़ा हो तो समतुल्य स्टार में प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। अब इसका जो तरीका निकालने का क्या हो जाएगा, आपको बता दूं, जो आर ओम वैल्यू वाले प्रत्येक रेजिस्टेंस एक डेल्टा जुड़े हों, ठीक है ना। जब डेल्टा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, और एक डेल्टा जुड़े हो तो समतुल्य स्टार में प्रत्येक रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, आर इंटू आर हो जाएगी, अपॉन क्या हो जाएगी, आर प्लस आर हो जाएगी, ठीक है ना। आर प्लस तो कितनी हो जाएगी बेटा, R/3 हो जाएगी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, R/3 ओम, ठीक है, R/3 ओम। ओके, बी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 49, घरेलू संस्थापन में जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, अब देखिए 49 जो घरेलू संस्थापन होते हैं उसमें क्या जोड़ता है, 49 का डी आंसर होगा, डी क्या होगा, पैरेलल, ठीक है ना, पहले जोड़ते हैं हम लोग, ठीक, घरेलू जो भी घर में यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस किसमें जोड़ते हैं, पहले जोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 50, ज्यामितीय यानी कि साइनोसोडियल रूप में परिवर्तित राशि का पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, देख पा रहे हो स्क्रीन पर। 50 का जो राइट आंसर क्या होगा, 1.414 इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों को कोई चीज़ क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं उसको फिर से रिकॉल कर दूंगा, मैं फिर से बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।